नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लेखपाल का आपका जो ग्रामीण सामाजिक विकास है, इस विषय को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। पिछले लेखपाल के सिलेबस में हमने देखा कि हिंदी में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या रहने वाला है, इसके बाद में यूपीजीएस, कंप्यूटर और सामाजिक विकास। इसके अलावा हमने चर्चा किया था कि जीएस सेक्शन यानी कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की हैं। आज इस वीडियो में हम लोग मेनली ग्रामीण सामाजिक विकास पर बात करने वाले हैं। ये आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है और लास्ट टाइम में बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बुक्स, जितने भी कंटेंट आपको मिलते हैं मार्केट में या ऑनलाइन के माध्यम से, वो सब तितर बितर करके पढ़ाते हैं। कुछ नहीं पता है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या पढ़ाना है, किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। एक दो चैनल या बुक्स तो मैं ना के बराबर ही मान के चल रहा हूँ, कोई पेड पीडीएफ वगैरह दे रहा है वो अलग बात है। एक दो चैनल के अलावा कोई भी चैनल दोस्तों ट्रस्टेड नहीं है। सब लोग लेखपाल के सिलेबस को खत्म करने के प्रयास में रहते हैं। डेप्थ में जाके आपको कोई नहीं पढ़ाता है। और जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, अभी इन्फोर्समेंट का एग्जाम हुआ है, जो कि मैंने इन्फोर्समेंट का बैच लिया था। इसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच मैंने करवाया था। तो जिस तरह से अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जिस तरह से इन्वायरमेंट सेक्शन पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन नीट लेवल के आ गए थे। इसके बाद में आप बात करें तो यूपीपीएससी लेवल के क्वेश्चन, यानी कि यूपीएससी या यूपीपीएससी लेवल का क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में बना के आपको दे दिया था। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी अब क्या कर रहा है कि वो एआई के माध्यम से क्वेश्चंस को बना रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ कितनी लो जाती है, हाई जाती है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने सुविधा के लिए एआई के माध्यम से अब क्वेश्चंस को फॉर्मेट कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट होके आएगा, क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, उनको आई थिंक ये भी नहीं पता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो ग्रुप सी लेवल की परीक्षा कराता है, उसमें इस स्तर के प्रश्न पूछना थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको कट ऑफ में बनना है या कट ऑफ अपना मार्क्स बढ़ाना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। यानी कि आपको कोई भी टॉपिक है तो उसको एक्सपेंड करके भी पढ़ना है। जैसे आपका ये ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, अब बहुत लोग क्या करेंगे कि 4-5 पीडीएफ में, 4-5 पेजेस के पीडीएफ में इसको करा देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, तो ये वैदिक काल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वैदिक काल में ग्राम विकास किस तरह का था, लोगों का राज्य व्यवस्था, प्रशासन किस तरह का था, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। इसके बाद में वैदिक काल के बाद में आए तो आपका उत्तर वैदिक काल हो जाता है। इसके बाद में फिर महाजनपद काल है, गुप्त काल है, चोल वंश है। ठीक है, तो ये सारे जो आपका प्राचीन भारत है, वहां पर ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण विकास किस तरह से आगे बढ़ा, ये सारी चीजें आपको पढ़ने के बाद फिर आपको आज के परिवेश में आना है। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त ब्रिटिश काल का भी पढ़ना है आपको, मुगल काल का भी पढ़ना है आपको। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या शासन व्यवस्था थी और आजकल क्या शासन व्यवस्था है, ये सारी चीजें आपको ग्राम विकास भारतीय संदर्भ के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये मैंने आपको एक तरह से इतिहास बताया। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हैं जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसी टॉपिक में लगभग हम लोग 4 से 5 वीडियो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पे देने वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना है इस बार लेखपाल की परीक्षा में दोस्तों चूक नहीं होनी चाहिए। जो छात्र इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में हमारा बैच लिए थे, फॉरेस्ट गार्ड में हमारा बैच लिए थे, या पिछले लेखपाल की परीक्षा से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता होगा कि हम लोग कंटेंट के डेप्थ तक जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगली बार की जो परीक्षा होती है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड करके पूछ लिया जाता है। तो फाइनली हमने विचार किया है, काफी ज्यादा हमने इस पे एनालिसिस किया और ये सोच के चल रहे हैं कि इस बार लेखपाल की परीक्षा, जो कि मैंने अंतिम प्रहार के नाम से स्टार्ट किया है, और 1 नवंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, 1 नवंबर से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पर डे आपको क्लासेस दी जाएंगी। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो लगातार बैच के बारे में पूछ रहे हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया था कुछ दिन पहले, उसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल भी कर लिए हैं। अब उनका प्रश्न आ रहा है कि सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, आप क्या क्या पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, देख लीजिए। लेखपाल का बैच हम एप्लीकेशन पे पहली बार देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका ये अंतिम प्रहार बैच है।
मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी छात्र फॉरेस्ट गार्ड, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, वन दरोगा या लेखपाल में छूट गए हैं अब तक के, वो सारे के सारे बच्चे, चूंकि वैकेंसी इसमें ठीक ठाक आ रही है तो इसमें आपको कवर कर लेना है और ये आपका अंतिम प्रयास और अंतिम प्रहार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इस बैच का नाम अंतिम प्रहार बैच दिया है। तो इस लेखपाल के बैच में दोस्तों हम लोग मेनली, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम में जो दिक्कत करता है, ठीक है, वो है आपका ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास, ये टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इससे ज्यादा डेप्थ और रिसर्च कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं देगा। ये हमारा अभी से विजन है, ये हम अभी से ये मान के चल रहे हैं कि हमको इस स्तर तक काम करना है कि एक एक बच्चे को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे कि भाई हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर बच्चा 10 जगह से कहीं कोर्स बाय कर रहा है और वो सिर्फ हमारा कोर्स ले लेता है तो 10 जगह के कंटेंट आपको हमारे कोर्स में देखने को मिल जाएगा। इस स्तर तक हम लोग इसको कवर करने वाले हैं 25 मार्क्स। ठीक है, और आपको पता है कि पिछले लेखपाल की परीक्षा में जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उसमें लगभग 15 प्लस प्रश्न जो है, लगभग 17-18 प्रश्न जो है सिर्फ योजनाओं से आए थे। और आपको पता है कि वीपीओ में योजनाओं को हमने किस स्तर तक कवर किया था। योजनाओं की लगभग 50-60 पेजेस की पीडीएफ हमने आपको दे दी थी, केंद्र सरकार की योजनाओं की और राज्य सरकार की योजनाओं की अलग से। तो बहुत अच्छे स्तर से हम लोग योजनाओं को कवर करेंगे। हमारे पास योजनाओं का पूरा डेटा है और उसमें जो कुछ अपडेट करके आपको देने योग्य होगा उसको अपडेट भी किया जाएगा और जो नई योजनाओं को शामिल करने योग्य होगा उन सारी योजनाओं को शामिल भी किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि योजनाओं पे तो हमारा पूरा का पूरा रिसर्च कंटेंट है। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए कि 400-500 योजनाएं हमारे पास पड़ी हुई हैं। सबको एक बार अपडेट करके अद्यतन डेटा और जो सारी चीजें उसमें वैल्यू ऐड करने वाली चीजें होंगी वो सारी चीजें भी ऐड करके आपको दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में ये 25 मार्क्स का आपको हम कवर कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे छात्र मैथमेटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैथ में बहुत विचार करने के बाद में दोस्तों ये भी सोचा गया है कि मैथमेटिक्स सेक्शन भी आपका शामिल करा दिया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन आपका जो 25 मार्क्स का रहने वाला है ये भी आपका शामिल करा दिया जाएगा। अब बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल की परीक्षा में 101% मैथमेटिक्स रहने वाला है। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, आप जाके देख लीजिए कि मैथमेटिक्स लेखपाल की परीक्षा में क्यों रहेगा। ठीक है, इस पर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेखपाल की परीक्षा में मैथमेटिक्स जरूर रहेगा। तो मैथमेटिक्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में दोस्तों मैक्सिमम जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको करा दिए जाएंगे और कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस आपको स्टडी कराया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि हमने फार्मूला रट लिया और हर क्वेश्चन को फार्मूले पे रख के उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप फार्मूले पे क्वेश्चंस को रख के सॉल्व करेंगे तब तक आप मैथमेटिक्स पे कमांड नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, आपके जो टेबल्स यानी कि सांख्यिकी है, इसके बाद में आपका जो रेखा गणित है, आपका ट्रिगोनोमेट्री है, ये सारी चीजें, जो क्षेत्रफल प्रमेय वगैरह जो आपके नए टॉपिक आए हैं, सारी की सारी चीजों को जब तक आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मैथमेटिक्स पे कमांड नहीं कर पाएंगे। पिछले लेखपाल की परीक्षा में हमने मैथमेटिक्स पे लगभग 4 से 5 लेक्चर लिया था और मेरा पहला लेक्चर था वो मैथमेटिक्स पे और हजारों में व्यू चले गए थे और सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मैथमेटिक्स को आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन समय के अभाव में और संसाधन के अभाव में, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे ये सब आप डिजिटल पेन पैड ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, तो संसाधन के अभाव में हम मैथमेटिक्स को कवर नहीं करा पाए थे। सिर्फ आपका जो ग्रामीण सामाजिक विकास था उसको कवर करा पाए थे और वहां से भी बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है जो कि हमारे ग्रुप में अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करा दी जाएंगी। आपका ग्राम समाज विकास मैथमेटिक्स ये भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका यूपीजीएस एंड कंप्यूटर। अब बहुत सारे छात्रों का शिकायत है कि सर आप यूपीजीएस और कंप्यूटर को बहुत डेप्थ तक नहीं ले गए हो। ठीक है, तो इस बार जो यूपीजीएस का कंटेंट आपको दिया गया है इसके पहले की परीक्षाओं में, प्रवर्तन कांस्टेबल चाहे हो गया, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इन सभी कंटेंट को एक बार पुनः अपडेट किया जा रहा है और लगभग 4-5 चैप्टर को मैंने अपडेट भी किया है और बहुत डेप्थ पे जाके आपकी मैं अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, तो शिकायत हो जाएगी कि सर इतने डेप्थ में जाके आप क्यों अपडेट कर रहे हो, ये सब तो पीसीएस का सिलेबस हो जा रहा है। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे होंगे, जैसे आप अभी देख लीजिए, पैटर्न उठा के देख लीजिए कि जिला दर्शन
जिला दर्शन यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से प्रश्न बन के आ रहे हैं। तो जिला दर्शन के लगभग मैं जितने भी 18 मंडल हैं उन सभी 18 मंडल के एक एक जिलों को डिटेल में कवर कराऊंगा और उससे संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न बन सकता है, ठीक है, उन सभी से संबंधित जो आपके वन लाइनर प्रश्न बनेंगे उनको उसी जिला दर्शन में उसी के नीचे उसका अभ्यास में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो एक एक जिलों को हम लोग करेंगे मंडलवार करेंगे, जिसमें आपका जो आगरा मंडल है इसको मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। ऐसे करके जो आपका इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, इसको भी मैंने अभी नया ऐड किया, उसमें राज्य व्यवस्था और प्रशासन प्रणाली जो उत्तर प्रदेश की है ये भी कंटेंट आपका यूपी जीएस में ऐड किया गया है। इसी तरह से दोस्तों कंप्यूटर में भी अपडेशन का काम चालू हो गया है और यूपी जीएस और कंप्यूटर पर हजारों प्रश्न का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा और वो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मॉडरेट टू हायर लेवल के रहने वाले हैं, जिस तरह से आपका यूपी SSSC आजकल पूछ रहा है। तो यूपी जीएस और कंप्यूटर इसका दोस्तों कोशिश रहेगी कि वीडियो दिया जाए इस बार, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में जाके बना रहे हैं। एक एक पीडीएफ आपका समझ लीजिए कि 15-15, 20-20 पेज का है। तो लोग वीडियो बनाते हैं 4 पेज में खत्म कर देंगे, 2-3 पेज में खत्म कर देंगे, तो उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं आ पाता है, कंप्लीट टॉपिक आपके नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब आप पीडीएफ ले लेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि वीडियो दे दिया जाए एटलीस्ट कंप्यूटर सेक्शन में, जो आपके जैसे बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, इसके बाद में आपका मशीन लर्निंग हो गया, ऐसे जो टॉपिक लास्ट वाले हैं इसका वीडियो दे दिया जाएगा। और वीडियो दोस्तों पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार दे ही दिया जाए, ठीक है। इन केस अगर नहीं हो पाता है तो पीडीएफ आपको बहुत डेप्थ में और एक्सपेंड करके दिया जाएगा ताकि कुछ भी आपका छूटे ना, ठीक है। इसके बाद में रही बात दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी की मैं आपको बता दूं, हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो 25 मार्क्स हिंदी का रहने वाला है, जैसे आपका जो कंफ्यूज करने वाला विषय है वो आपका ग्रामीण सामाजिक विकास रहेगा, लेकिन जो आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने वाला है विषय है वो आपका हिंदी है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि आपके लेखपाल में आपके सिलेक्शन को तय करेगा। अगर हिंदी में आप 25 आउट ऑफ 25 यहीं से निकाल लिए, मतलब ये 25 नंबर आपने फिक्स कर लिया, तो फिर उधर आप 1 नंबर 2 नंबर अगर बाई चांस कम भी मिलता है आपको तो भी आप मेरिट में बने रहेंगे। तो कोशिश आपकी ये रहने वाली है कि हिंदी से एक भी प्रश्न ना छूटे। ऐसे प्रश्न जैसे आपका पर्यायवाची वगैरह हो गया, काल हो गया, ऐसे टॉपिक को लोग इजी समझ लेते हैं कि यार क्या ही पढ़ना है ऐसे टॉपिक को। लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी आपकी परीक्षा में ऐसे आसान टॉपिक ही छूट जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो आपके छूटते हैं, जो थोड़ा सा टफ होते हैं, उन सारी चीजों की भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। लोग जैसे पर्यायवाची पढ़ाएंगे, अब पर्यायवाची में जो इजी चीजें हैं जो आपको पता है ना, वही लोग करा भी देते हैं। लेकिन जो कठिन है, जहां से प्रश्न बनता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करा दी जाए तो हिंदी फिर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 विषय रहने वाले हैं जो कि मैं इस लेखपाल अंतिम प्रहार बैच में आपको देने वाला हूं, ठीक है। फीस वगैरह के बारे में भी हम बात करते हैं क्या रहने वाला है, और इसमें मैंने डिस्काउंट भी ऐड किया है जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो छात्र अभी इनरोल करेंगे एप्लीकेशन पे जाके, उनको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और टेस्ट सीरीज दोस्तों फुल लेंथ आपको इसी में दे दिया जाएगा। इसके बाद में जो ग्रामीण सामाजिक विकास के आपके प्रश्न है, जैसे हजारों प्रश्न का हमने बताया है कि आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो वो भी आपको अलग से दिया जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम पे दे दिया जाए जो हमारा पेड ग्रुप रहने वाला है, और चाहे आपको पीडीएफ के माध्यम से हजारों प्रश्नों का डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रोड मैप रहने वाला है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं, और इस पर प्रॉपर एक वीडियो भी मैं लाने वाला हूं कि क्या रहने वाला है, एक बार रोड मैप हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। ऑफर के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए जो छात्र अभी ऐड होते हैं, कंप्लीट बैच से ऐड होते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज हिंदी, मैथमेटिक्स, ग्रामीण सामाजिक विकास, ये आपका जो बैच है दोस्तों, ये आपका 499 का रहने वाला है, 499 का रहने वाला है। और सभी लोग 500 में ही लगभग जो है बैच वो दे रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट स्तरीय, मतलब ऐसे निचले स्तर का रहता है, लेकिन जो हमारा कंटेंट रहता है दोस्तों वो डेप्थ स्तर का रहता है। तो फीस तो एक्चुअल में जैसे आप देखते होंगे, जो थोड़े ऐसे रिसर्च कंटेंट देते हैं, जो छोटे मोटे चैनल होते हैं और रिसर्च कंटेंट देते हैं, उनकी फीस 1200 होता है,
ठीक है, 2400 होता है, इस लेवल का वो फीस भी बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारा जो है वो 499 में ही रहने वाला है, और इसमें हम लोग आपको 1200-2400 का कंटेंट देने वाले हैं, ये तो निश्चित है। इसके बाद में जो छात्र अभी हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो आपका प्रवर्तन कांस्टेबल, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और सॉरी ये दोनों तो एक ही हो गए, फॉरेस्ट गार्ड या फिर वन दरोगा या फिर जो पुराने लेखपाल के छात्र हैं, अगर वो सब फिर से इनरोल करते हैं तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपका 349 में अभी के लिए ऐड हो जाएगा। तो वीडियो के बाद में, वीडियो अपलोड होने के बाद में मैं अभी कूपन कोड एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट आपको कूपन कोड लगाना है, ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स आपको कूपन कोड लगाना है। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको कूपन कोड लिख के शो होगा, उस पर क्लिक करते ही कूपन कोड पे वो आपका डिस्काउंट आपको वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, आप लोग बैच से जरूर इनरोल हो अगर आपको डेप्थ में कंटेंट चाहिए। बाकी आपको सतही स्तर पे कंटेंट चाहिए तो आप मार्केट में फैले हुए किसी भी बड़े चैनल को देख लीजिए, वहां पर आपको सतही स्तर पर कंटेंट मिल जाएगा, जो कि 25-30 वीडियो का उनका टारगेट रहता है, और वो कोर्स खत्म करने के बाद में वो नेक्स्ट कोर्स पे तुरंत जंप कर जाते हैं। उनका स्तर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स खत्म करना और बच्चों को अपनी तरफ बुलाना फीस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है लेखपाल ग्रामीण सामाजिक विकास। आपका ये सिलेबस है 25 मार्क्स का, जिसमें आप ये देख सकते हैं मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, अब इसमें क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, वो पूरा देखेगा। अगर वो रोड मैप समझ गया कि क्या क्या पढ़ना है किस किस टॉपिक के अंतर्गत, तो वो सब कुछ समझ जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफी कंफ्यूजिंग है। लोग कहेंगे इसमें भी योजना है, इसमें भी योजना है, इसमें भी योजना है, इसमें भी योजना है, तो योजना ही पढ़ना है क्या? नहीं, योजना ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो ये आपका है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम फिर आपको पढ़ना है, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में ग्राम विकास शोध प्रणाली आपको पढ़नी है, नया टॉपिक है, ठीक है, नया टॉपिक है ये, ग्राम विकास शोध प्रणाली है, ये भी आपको देखना है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं आपको पढ़नी है। इसके बाद में फिर जितनी भी यहाँ पे सामाजिक विकास हुए हैं ग्राम समाज को लेके, वो सब देखना है। ग्राम विकास एवं भूमि सुधार पढ़ना है। इसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो ये तो वीपीओ में कंप्लीट बहुत अच्छे से करा दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम नया कंटेंट ही आपको देने वाले हैं, पुराना कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, कई सारे चैनल है दोस्तों जो आपको वीपीओ का कंटेंट उठा के देने वाले हैं, ये निश्चित है। लेकिन ओलंपिक स्टडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉरेस्ट गार्ड में कुछ ओल्ड कंटेंट मैंने स्टार्टिंग में डाल रखे थे, 3-4-5 कंटेंट, और वो ऐसा हुआ था क्योंकि हमारे घर में हमारा बेबी हुआ, इसके बाद में दादी का ऑपरेशन हुआ, समय अभाव में वो चीजें कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेखपाल की परीक्षा में हम एकदम से पूरा का पूरा नया चीजें, नया एक्सपेरिमेंट, नया एनालिसिस, नया रिसर्च, सब कुछ आपके लिए, ये खुद मेरे लिए एक तरह से प्रैक्टिकल रहने वाला है। और मेरे मेहनत का भी ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि फिर से एक बार हमने बाउंस बैक किया है, ठीक है। जैसे हमने लेखपाल लेखपाल में कराया था बाउंस बैक करके, उसी तरह से पुनः लेखपाल में हम लोग बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी दोस्तों, जितना भी आपसे गलतियां हुई हैं, कुछ भी आपने मिस्टेक कर रखी है अपने जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, कुछ भी प्लानिंग करने में, वो सारी चीजें आप इस परीक्षा में सुधारें। फिर से मौका अगर आपको मिल रहा है, पेट में आप क्वालिफाई हो जा रहे हो, आपका कट ऑफ ठीक ठाक नंबर पे आ जा रहा है, मतलब आप क्वालिफाई कर ले रहे हो लेखपाल के लिए, तो फिर ये आपका अंतिम प्रयास होना चाहिए। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, और आप भी अपने आप से ये प्रण करके इस तैयारी को शुरू करें, ठीक है। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, ये मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं एक एक टॉपिक करके। देखिए, पहले आपको पढ़ना है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि एक तो मैं इंट्रो वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट इतिहास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से हमने वीपीओ में देखा था, वीपीओ में पारंपरिक पंचायतों को हमने देखा था, तो वैदिक काल में क्या पंचायती राज व्यवस्था थी, पारंपरिक व्यवस्था क्या थी, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, चोल वंश में, गुप्त काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, ये सारी चीजें हमने पंचायती राज व्यवस्था को ध्यान में रख के वीपीओ की क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर हम ग्राम विकास को ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि पुराने टाइम में आपका वैदिक काल, महाजनपद काल, चोल वंश, गुप्त काल, सारी चीजें, वहां पर ग्राम विकास को फोकस पे रख के हम लोग एक बार पूरा का पूरा इतिहास जानेंगे भारत का, ठीक है। तो ये आपका पहला क्लास रहने वाला है इतिहास का, जो कि शायद ही बहुत कम लोग कराएंगे दोस्तों, ये तो निश्चित है कम लोग कराएंगे मे भी। लेकिन अगर यूपी SSC है, अगर एक क्वेश्चन डाल दिया पारंपरिक से, पुराने वाले इतिहास से,
तो वो तो फिर जाएगा फिर सभी का, ठीक है। तो इसलिए हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। तो एक बार हम इतिहास को देखेंगे पहले, ठीक है, इसके बाद में फिर हम आज के टाइम में आएंगे। आज के टाइम में पहला आपको पढ़ना है भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना। आजकल जो ग्रामीण व्यवस्था है इसमें समाज की संरचना आपको पढ़नी है, जिसके अंतर्गत आपको ग्राम की परिभाषा और इसकी विशेषताएं पढ़नी है। ग्राम की परिभाषा क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, आपको परिवार पढ़ना है, कुल पढ़ना है, जाति धर्म पढ़ना है, वर्ग समुदाय, ये सारी चीजें दोस्तों समाज में जो चीजें आजकल एग्जिस्ट करती है ग्राम को लेकर, गांव को लेकर, यानी कि ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर की चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ना कि नगर लेवल पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो फोकस हमारा ग्राम लेवल पे रहने वाला है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास की बात हो रही है। इसमें दोस्तों ग्राम की अर्थव्यवस्था हो गई आपका, जैसे कृषि हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, और लोगों का आपस में जो संबंध होता है, जैसा कि आपको पता है गांव में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे संबंध आपको पढ़ना है। इसके बाद में जो परंपरागत रीतियां हैं ये पढ़ना है आपको। शहर से थोड़ी सी तुलना करके चलेंगे, ये सारी चीजें आपको ग्राम के अंतर्गत पढ़ना है, ग्राम की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में परिवार हो गया, परिवार में आपको संयुक्त परिवार पढ़ना है। लोगों संयुक्त परिवार में आपको पता है एक बुजुर्ग होता है, उसके बेटे होते हैं, फिर उसके बेटे होते हैं, लंबी फैमिली होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है संयुक्त परिवार के अंतर्गत। जाति व्यवस्था पढ़नी है। पता है आप सभी को कि जन्म के आधार पर अब इस समय जाति व्यवस्था चल रही है अपने भारत में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वर्ग क्या है, समुदाय क्या है, ये सारी चीजें फिर आपको इसके अंतर्गत देखनी है। इसके बाद में दोस्तों ग्रामीण जीवन के सामाजिक मूल्य, ये आपको पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे जो ग्रामीण जीवन है और यहाँ पे जो सामाजिक मूल्य है, लोगों का आपस में सहकारिता है, एक परंपरा है, एक धार्मिकता का भाव है गांव क्षेत्र में, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। सहकारिता का मतलब होता है कि जैसे कठिन समय में अगर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो वो सहकारिता होती है। परंपरा जैसे जो जन्म हो गया, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया, संस्कार हो गया, इन सब में जो चीजें निभाई जाती हैं, रीति रिवाज होता है, उसको हम लोग परंपरा बोल देते हैं। धार्मिकता में आप सब लोग पता है देवी देवताओं की मान्यताएं होती हैं, गांव क्षेत्र में काली माता को चढ़ावा दिया जाता है, तो ये सारी चीजें धार्मिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना रहेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मेनली कृषि आधारित है। गांव पर जो मैक्सिमम आबादी है वो आज भी कृषि पर निर्भर करती है। 60-70% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर करती है। तो आपको कृषि के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में फिर आपका है पशुपालन। पशुपालन में जो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इनसे संबंधित चीजें पढ़नी है, जैसे इनके रोग हो गए, इनकी प्रजातियां हो गई, ये सारी चीजें आपको पशुपालन के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद में कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग दोस्तों ऐसे उद्योग होते हैं जो घर पे बनाए जाते हैं या घर के आसपास छोटे मोटे क्षेत्र में बनाए जाते हैं। जैसे आपका हस्तशिल्प से कोई बना हुआ वस्तु हो गया, जैसे हाथों से कोई बना हुआ वस्तु हो गया, जैसे अब लोग ठंडी में स्वेटर बुनते हैं, तो ये भी क्या है, ये एक तरह से हस्तशिल्प है, यानी कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत ये भी आता है। इसके बाद में तेल घानी जैसे बनाई जाती है। इसके बाद में गुड़ निर्माण, जो कोल्हू होते हैं गांव क्षेत्र में। इसके बाद में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि आधारित है, पशुपालन आधारित है और कुटीर उद्योग आधारित है, तो ये सारी चीजें भी आपको ग्राम विकास के अंतर्गत पढ़नी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आए ग्रामीण समस्याओं के बारे में, तो सबसे बड़ी समस्या जो गांव क्षेत्र की होती है वो होती है बेरोजगारी। जैसे गांव में लोग बेरोजगार, मैक्सिमम लोग बेरोजगार ही अक्सर पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो आपके चाचा या पापा या बाबा के उम्र के हैं, वो लोग खेती करते हैं या फिर घूमते रहते हैं, कुछ इस तरह से। तो वो एक तरह से बेरोजगारी के अंतर्गत ही आता है। जैसे कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए बाहर चले गए, या कुछ जिनके पास खेती है, 10-15-20 बीघा खेती है, तो वो तो अपना खेती कर लेते हैं, या किसी ने दुकान वगैरह डाल लिया चौराहे पे अपने, तो वो सब भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार होकर बस सिर्फ घूमते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाएंगे, एक दूसरे के घर में ताक झांक करेंगे। वो लोग
क्या ही होते हैं समाज में, ये लोग बस डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं गांव के, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो गांव की समस्या है वो है ऋणग्रस्तता। जैसे किसी के पास अगर पैसे का अभाव है तो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, या गांव में समूह चलता है तो समूह में लोग पैसे डालते हैं और वहां से ज्यादा से ज्यादा पैसे विड्रॉल कर लिए, फिर अभी उनको वहां पे ऋण देना होता है। गरीबी होती है गांव में, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जो बीपीएल कार्ड धारक वगैरह होते हैं उनसे, या फिर उससे नीचे के स्तर के होते हैं। अशिक्षा होती है गांव में, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो वो अपने ब्लॉक पे पहुंच गया, लेकिन अगर उससे बड़ी समस्या है तो फिर उनके लिए क्या है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि कहाँ दिखाने ले जाएं। इससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ग्रामीण से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद में आजकल आधुनिकता का प्रभाव भी देखने को आ रहा है कि गांव क्षेत्र में मशीनीकरण हो रहा है, लोगों के पास ट्रैक्टर आ रहा है। शिक्षा भी कहीं ना कहीं आजकल सरकार कोशिश कर रही है कि शिक्षा प्राइमरी विद्यालयों में बहुत अच्छे ढंग से कराई जाए। सूचना तकनीक, आज सभी के हाथ में फोन है, तो फोन पे भी बहुत सारी चीजें वो लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या करना है सारी चीजें, तो आधुनिकता का प्रभाव जो है ये गांव क्षेत्र पे दोस्तों पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी किसके अंतर्गत, ये है भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना। जो गांव की संरचना है ये सब आपको ग्रामीण समाज की संरचना के अंतर्गत पढ़ना है। इसी में दोस्तों फिर आपको पढ़ना रहेगा भारतीय ग्रामीण परिदृश्य, यानी कि आसपास की चीजें क्या चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी फिर आपको इसी के अंतर्गत देखना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे भारत में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या आपको पढ़नी है भाई। जैसे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण की आबादी कितनी है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण का प्रतिशत कितना है, शहरी प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी रहेगी। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, भूमि है, जल है, खनिज है, ठीक है। इसके बाद में जो गांव में लोगों के पास भूमि का असमान वितरण होता है, छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं। इसके बाद में बहुत सारी चीजें जैसे मृदा हो गया, नदी हो गया, पशुधन हो गया, वन उत्पाद हो गया, जो कि वनों से संबंधित गांव है। तो ये सारी चीजें फिर आपको इसके अंतर्गत पढ़नी होगी। कृषि उत्पादन की अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन में सबसे डिटेल में काम आपको यहीं पे करना है। जो कृषि है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। इसके बाद में जो मौसमी खेती होती है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में खेती के प्रकार पढ़ने हैं, जैसे आपका मिश्रित खेती होता है, बहुफसली खेती होता है, बागवानी होता है, आजकल मछली पालन होता है, डेयरी पालन होता है। इससे संबंधित जो योजनाएं चला जाती हैं सरकार की, ये सब भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। ग्रामीण बुनियादी ढांचा में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ती है, बिजली से संबंधित जो काम किए गए हैं, ये ग्रामीण बुनियादी ढांचा है, जो कि गांव के बुनियादी नीड जो होती है, जरूरत होती है, उससे संबंधित चीजें आपको पढ़नी है। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, डिजिटल चीजें हो गई। तो ये बुनियादी ढांचा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको इसके अंतर्गत पढ़नी रहेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों ऐसे करके भारतीय संविधान और ग्रामीण विकास। अब संविधान में ग्रामीण विकास को लेकर क्या क्या चीजें निहित है, कौन से अनुच्छेद है, कौन से संशोधन है। जैसे आपका 73वां संशोधन आपका जो ग्रामीण पंचायत वगैरह को लेके है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका एक टॉपिक भी आपने दिया है पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें हम इसको शामिल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर आपको पढ़नी रहेगी किसके अंतर्गत, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो इतने टॉपिक आपको दोस्तों ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पढ़ना है, ओके। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका ग्राम विकास कार्यक्रम। अब ये जो चीजें आपने ऊपर देखी, ये कैसे विकसित होंगी, कैसे लाई जाएंगी, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के माध्यम से कराई जा रही हैं इससे संबंधित, ये सारी चीजें आपको ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। ऐसे कौन से कार्यक्रम लाए गए हैं गवर्नमेंट के माध्यम से जो ये चीजें एग्जीक्यूट कराए, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपने ऊपर देखा, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो वो आपको पढ़ना है ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अब इसमें मेनली आपको योजनाएं पढ़नी है, और ऐसी योजनाओं को पढ़नी है जो देश के आजाद होने के बाद लाई गई थी। यानी कि पुरानी से पुरानी योजनाओं को आपको यहाँ पर खोद के निकालना है और वो पढ़ना है, ठीक है। पुरानी योजनाओं को खोद के निकालना, त्रुटि रहित डेटा देना, ये बहुत बड़ा रिसर्च का काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ योजनाओं के नाम लिख दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम योजना जो कि आपको
कंटेंट जब दिया जाएगा उसी टाइम पे कराया जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए कुछ कार्यक्रम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझ पाएं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रारंभिक कार्यक्रम कराए गए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कराया गया था 1952 में, ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा लाया गया था, हरित क्रांति कार्यक्रम कराया गया था, सूखा पीड़ित जो क्षेत्र कार्यक्रम है डीपीएपीए कराया गया था, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कार्यक्रम कराया गया था, ठीक है। इसके बाद में ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रारंभिक कार्य है ये। इसके बाद में रोजगार और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, युवाओं को प्रशिक्षण देना, ग्रामीण रोजगार से संबंधित जो योजनाएं आई थी, ये सारी चीजें फिर आपको यहाँ पे देखनी है। वर्तमान समय में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो कि ग्राम विकास से ही संबंधित है, ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों फिर आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो ये बस मैंने यहाँ पे नाम मात्र आपको कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगभग यहाँ पे 50-60 योजनाएं सिर्फ निकल के आ जाएंगी जो कि ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लाई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक जो आपका चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। लगभग 50-60 योजनाएं हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आगे बढ़े अगर हम, तो ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे योजनाएं तो हमको पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में योजनाओं का प्रबंधन की जो चरण है ये भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे प्रबंधन देखना है। प्रबंधन का मतलब जो योजनाएं आती हैं उसको प्रबंधित कैसे कराया जाता है, जिला से होके ग्राम स्तर तक योजनाएं कैसे कैसे आती हैं, मैनेजमेंट आपको देखना है यहाँ पे योजनाओं का। अब इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे विकास योजनाओं की अगर हम बात करें तो विकास योजनाओं में जैसे ग्राम सभा स्तर आवश्यकता पहचान आपको पढ़नी है। आपका जो जीपीडीपी है, ग्राम पंचायत विकास योजना है, ये आपको देखना है। इसको हमने वीपीयू की क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखा है। सामाजिक मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, जो सारी योजनाएं आती हैं ये सारी चीजें आपको योजनाओं के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद में अगर हम बात करें इनके प्रबंधन की बात, तो प्रबंधन में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योजनाओं की आवश्यकता क्यों होती है, योजनाओं की जरूरत क्या है लोगों के पास, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि योजनाओं की जरूरत क्या है। इसमें जो आवश्यकता का विश्लेषण है कि मतलब कौन से व्यक्ति को किस योजना की आवश्यकता है, इसका विश्लेषण करना होता है। स्थानीय समस्याओं की जांच करना होता है। इसके बाद में प्राथमिकता निर्धारण होता है कि किन लोगों को प्राथमिकता दी जाए योजनाओं को देने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले देखते हैं, इसके बाद में ये आवश्यकता को हम लोग फिर जो है सुनिश्चित करते हैं कि कितनी आवश्यकता है, किन लोगों को आवश्यकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें परियोजना का स्वरूप, तो परियोजना के स्वरूप के अंतर्गत परियोजना को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य बताया जाता है, इसकी अवधि बताई जाती है, बजट निर्धारित किया जाता है, लाभार्थी कौन कौन से हैं उनको देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब परियोजना के स्वरूप के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में हम बात करें संसाधनों की उपलब्धता में, तो संसाधनों की उपलब्धता में जैसे आपका संसाधन क्या है गांव क्षेत्र में, एक तो ऐसा तो है नहीं कोई बहुत बड़ी टेक्निकल फैक्ट्री है या कंपनी है, ऐसा तो गांव में होता नहीं है। तो गांव में जो संसाधन हो गए वो मानव संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन हो गए जैसे आपके मजदूर हो गए, स्वयं सेवक हो गए, या कोई तकनीकी कर्मचारी है तो वो हो गए। इसके बाद में वित्तीय संसाधन होते हैं। वित्तीय संसाधन में अगर हम बात करें तो जो पंचायत निधि बनती है जिसमें पर्टिकुलर पंचायत का जो पैसा वगैरह होता है वो सब रखा जाता है। इसके बाद में जो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से योजनाएं आती हैं, अनुदान आता है, वो सारी चीजें भी वित्तीय संसाधन के अंतर्गत ले लिया जाता है। गांव में दोस्तों भौतिक संसाधन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। भौतिक संसाधन का मतलब ये होता है जैसे भूमि हो गया, मशीनरी हो गया, सामग्री हो गया। जैसे गांव में अगर कुछ ओपन करना है, नहर बनाना है, स्कूल खोलना है या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए गांव जो जमीन वगैरह है उसको लिया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो होती है वो गांव में आसानी से मिल जाती है क्योंकि इनके पास पर्याप्त जमीनें होती हैं। तो वो सब संसाधन हो गया, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन। तो ये संसाधनों की उपलब्धता को फिर आपको इसके अंतर्गत देखना रहेगा। कार्यान्वयन में भाई योजना का जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ, संबंधित विभाग जैसे पंचायत हो गया, एनजीओ हो गया, एसएचजी की भागीदारी कितनी है, तो
तो ये सारी चीजें देखनी है, कार्य है, समय है, गुणवत्ता मानक है, ये सारी चीजें कार्यान्वयन के अंतर्गत आपको देखनी रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में निगरानी और मूल्यांकन, जैसा कि आपको पता है कि निगरानी रखना होता है, ये जो योजनाओं की प्रगति होती है किन लोगों तक पहुंच रही है, इस पर प्रॉपर निगरानी रखी जाती है। ठीक है, समय सीमा खर्च होता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको निगरानी और मूल्यांकन के अंतर्गत पढ़ना रहेगा, प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है, मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको देखनी रहेगी। इसके बाद में सहभागी विकास प्रबंधन में आपको बॉटम अप प्लानिंग करनी है, ग्राम सभा की क्या भूमिका रह सकती है, स्थानीय सहभागिता और सामाजिक जवाबदेही, सोशल ऑडिट, ये सारी चीजें फिर आपको सहभागी विकास प्रबंधन के अंतर्गत देखना रहेगा। ठीक, तो ये सब आपको ग्राम विकास और इसके प्रबंधन से संबंधित जो टॉपिक हैं, ये सब फिर आपको ये पढ़ना रहेगा इसके अंतर्गत। तो हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा के कभी भी पढ़ाते रहे, ऐसे नहीं चलेंगे। हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उस टॉपिक की तह तक हम लोग जाएंगे, सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए करूंगा। इसके बाद में जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राम विकास शोध प्रणाली, जो कि आप लोगों के लिए भी नया टॉपिक है, इसमें ग्रामीण अध्ययन किया जाता है, शोध विधियां हैं कि भाई कैसे सर्वे कराया जाए, कैसे अवलोकन होता है, साक्षात्कार पद्धति। तो हालांकि ये सब दोस्तों कागज पे निहित होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट होती नहीं है। ठीक है, फिर भी इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपको सर्वे पद्धति पढ़ना है। जैसे ग्रामीण में शोध की जाने वाली जो सबसे जो आसान तरीका होता है, जैसे लोगों से पूछ लो, आप 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, वहां पे सर्वे करा लो, तो ये होता है सर्वे कराना। ठीक है, यहाँ पे लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा डेटा उपलब्ध करा के भेज दिया जाता है कि भाई हमने सर्वे करा लिया है। अवलोकन में क्या होगा, जैसे जो कोई शोध करता है, जहां से योजनाएं आई है, वो स्वयं जाकर ग्रामीण का व्यवहार देखता है, वहां के रीति रिवाज देखता है, प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अवलोकन विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि में जैसे जो शोध करता है, जैसे जो बाहर से लोग आते हैं, अधिकारी वगैरह आते हैं, वो और ग्रामीणों के बीच में सीधा संवाद होता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो साक्षात्कार के अंतर्गत आ जाता है। सीधे आप जाके उनसे साक्षात्कार ले लीजिए, पूछ लीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, तो ये सब आता है साक्षात्कार के अंतर्गत। इसके बाद में फोकस ग्रुप चर्चा है, PRA है, यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, रैपिड रूरल अप्रेजल है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा बिल्कुल, एकदम से बहुत सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, डेटा संग्रह हो गया, प्राथमिक व द्वितीयक डेटा, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, ग्रामीण जनगणना डेटा, सांख्यिकीय विश्लेषण, शोध क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में शोध करना, ग्रामीण गरीबी में शोध करना, शिक्षा स्तर में देखना, स्वास्थ्य एवं पोषण को देखना, ठीक है, महिला सशक्तिकरण देखना, रोजगार एवं आजीविका देखना, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे दोस्तों अपना जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं, अब यहाँ पे आती है क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम योजनाएं, जितनी भी योजनाएं कराई गई हैं, उन सभी योजनाओं को देखना और पढ़ना किसके अंतर्गत आएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा आपको पता है, जैसे ग्रामीणों में क्या होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि भाई गांव में जो स्वास्थ्य की पहली इकाई है वो कौन सी है, तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र ही होते हैं, जिसको हम लोग सब सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो गांव में स्वास्थ्य की पहली इकाई उप स्वास्थ्य केंद्र होती है। यहाँ पर कुछ जनसंख्या मानक भी निर्धारित होते हैं कि कितने जनसंख्या के बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, या PHC होगा, या CHC होगा। तो जैसे अगर हम उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, तो सामान्य क्षेत्र लगभग 5000 का होना चाहिए, 5000 लोगों का होना चाहिए, या फिर जो कठिन क्षेत्र है जैसे पर्वतीय वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जनसंख्या लगभग 3000 होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 5000, पहाड़ी क्षेत्र में 3000, ऐसे जनसंख्या अगर है तो वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आपको देखनी है, मैक्सिमम डेटा जितना भी हो सकता है वो हम आपको देंगे। इसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसको हम लोग PHC बोलते हैं, तो यह उप स्वास्थ्य केंद्रों का संदर्भ केंद्र होता है, यानी कि रेफरिंग यूनिट होता है। जब उप स्वास्थ्य केंद्र रेफर करता है तो फिर PHC पे ले जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो सामान्य क्षेत्र है, अगर हम बात करें तो इसका सामान्य क्षेत्र, अगर हम बात करें जैसे मैदानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पे 30,000 की आबादी पे एक PHC ओपन कर दिया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों पे 20,000 आबादी चाहिए। इसके बाद में एक होता है CHC, यानी कि ये जो है CHC होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने देखा होगा आपके जो ब्लॉक वगैरह होते हैं ना,
जो ब्लॉक पे स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि महिलाओं की डिलीवरी वगैरह कराई जाती है, तो यही पीएचसी और सीएचसी होते हैं। तो सीएचसी थोड़ा सा बड़ा होता है, पीएचसी छोटा होता है। जो सीएचसी होता है वो लाखों अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे सीएचसी को ओपन किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के लिए आशा कार्यकर्ता होती हैं, आंगनबाड़ी होती हैं, इनको भी अपना अपना काम दिया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों जो आपके क्या बोलते हैं, ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे जो योजनाएं आई हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो गया, आपका ये जो आयुष्मान भारत है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये भी आपको देखना है। आयुष्मान भारत के संबंध में जितनी भी डेटा है वो सारी चीज़ आपको देखनी रहेगी। टीकाकरण कार्यक्रम हो गया, पोषण अभियान हो गया, एनआरएचएम मृत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे आपका जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखनी होंगी। मैक्सिमम योजनाओं को यहाँ पे मैं बस दिखाने के लिए कुछ योजनाओं को रख दिया हूँ और टॉपिक रख दिया हूँ कि ये चीजें आपको पढ़नी है। बाकी जब डिटेल में आपको कराया जाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम योजनाओं को आपको करा दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण सामाजिक विकास, पुनः एक बार ग्रामीण सामाजिक विकास टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें जो चीजें छूटेंगी, एक बार को फिर से हम लोग, जैसे सामाजिक संस्थाएं हो गई, परिवार, विवाह, जाति, समुदाय, कुछ भी अगर छूट रहा है जो स्टार्टिंग में हम लोग छोड़ेंगे वो एक बार पुनः इसमें देख लेंगे। पंचायत, ग्राम सभा, सरकारी संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन में अगर हम देखें तो शिक्षा का जो प्रभाव है, इसके चलते बहुत सारे लोग अब एजुकेटेड होने लगे हैं, तकनीकी का प्रभाव आ गया है। तो ये सब चीजें, जो चीजें छूटेंगी एक बार को सामाजिक समस्याओं में, दहेज, बाल विवाह, शराबबंदी, शिक्षा, लैंगिक भेदभाव, जो भी चीजें हो सकती हैं उसको पुनः एक बार हम लोग ग्राम विकास के अंतर्गत देखेंगे। अब ग्राम विकास एवं भूमि सुधार फिर से, ठीक है। अब ग्राम विकास तो चलो ठीक है, हो ही गया है। अब इसमें मेनली हमारा काम भूमि सुधार पर रहने वाला है। तो भूमि सुधार के जो चरण है, जैसे जमींदारी उन्मूलन, 1950 के दशक में जब आपका देश आजाद हुआ था तो उसमें जमींदार हुआ करते थे, किसानों का शोषण होता था, तो किसानों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जमींदारी उन्मूलन हुआ, धीरे धीरे लोगों को जो है भूमि वितरण किया गया। पट्टेदारी व्यवस्था लाई गई कि पट्टेदार के हिसाब से किसानों को अधिकार दिया गया, ठीक है। भूमि सीमा का अधिनियम, मतलब एक जमीन मैक्सिमम कितनी जमीन किसी के पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों बनाई गई, ठीक है। इसके बाद में जो भू अभिलेख है, इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया ताकि व्यवस्था, मतलब जमीनी का जो देख रेख है वो बना रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इसी में हम लोग एक टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भूमि मापन, वो भी हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो भूमि मापन जो टॉपिक है वो भी हम भूमि सुधार के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे। अब भूमि सुधार में दोस्तों आपको पता है जमींदारी व्यवस्था थी पहले, ठीक है। इसके बाद में क्या है, वो महालवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई, मतलब जिसमें जो कर होता है किसानों का, वो सारी चीजें निर्धारित की गई थी। तो ये सब चीजें हम लोग भूमि सुधार के अंतर्गत देखने वाले हैं। डिटेल में जाएंगे तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम बहुत तेजी से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पूरा का पूरा VPO जो है वो तो इसमें शामिल ही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग टेंशन ना लें, जो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन था ये पूरा का पूरा इसमें भरा पड़ा है। ये चीजें बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं करेंगे, BPO वाले ऑलरेडी छात्र ये समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, फिर योजना ही योजना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका ग्रामीण सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत जो लोग यहाँ पे इनरोल कर रहे हैं उनको कुछ टॉपिक ऑलरेडी दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन पे अभी के लिए क्या है, जब आप इनरोल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो उसमें दोस्तों ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में इसकी एक फाइल दे दी गई है, ठीक है। पुरानी फाइल है 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी वो कंप्लीट फाइल दे दी गई है, इसका वीडियो भी दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ग्राम एवं समाज विकास का 2 फाइल दिया गया है। राजस्व परिषद, हाँ, इसके बाद में दोस्तों आपको एक टॉपिक राजस्व परिषद के बारे में देखना है, जिसमें पूरा का पूरा राजस्व परिषद का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश एवं भारत की कृषि, पशुपालन, भूमि मापन, सामाजिक शोध एवं अनुसंधान ग्रामीण क्षेत्र में, ये सब फाइल आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से अभी के लिए एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी गई है। जब आप लोग इनरोल करेंगे तो इसका एक्सेस तुरंत आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो एक्सेस तुरंत आपको मिल जाएगा, जो कि हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं जो 2021 में हम लोगों ने कंटेंट पे काम किया था, वो सारी चीजें आपको तुरंत का तुरंत एक्सेस देखने को मिल जाएगा। बाकी 1 नवंबर से आपको पहली क्लास आएगी जिसमें हम लोग आपका ऐतिहासिक जो काल रहा है ग्राम विकास का उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसमें जुड़े
और जो अभी मैंने ऑफर चलाया है उसका लाभ लेने के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट्स मैंने रेफरल कोड बताया है उसका यूज करें। नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो रेफरल कोड अपने आप आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, उम्मीद करता हूं सारा स्ट्रक्चर आप ग्रामीण सामाजिक विकास का समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।